हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अभी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी। बिहार SCERT की बुक है ये और चैप्टर है 7। और इस चैप्टर का नाम है मानचित्र नाम है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। अगर चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि आप लोग छोटे क्लास में तो हो नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है बस हम लोग वही पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैप, कितने टाइप्स के मैप होते हैं उसे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैप आपको बताया गया है कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला भौतिक मानचित्र, इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र, इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र इत्यादि, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और मानचित्र पे जो लाइनें दी होती हैं उनका मतलब क्या होता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ जान लेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो। आइए, ये जो कहीं भी मानचित्र पे अगर ऐसा कुछ बना हुआ है डिजाइन, तो ठीक है, तो क्या होता है, रेलवे लाइन। किसको दर्शाता है वो, रेलवे लाइन को दर्शाता है। और ऐसा कुछ बना हुआ है तो तालाब, यानी कि ये दर्शा रहा है कि इस जगह पे आपको तालाब मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ लाइन अगर बना हुआ है तो पक्की सड़क को दर्शाता है, और ऐसा कुछ बना हुआ है तो कुएं को दर्शाता है, ऐसा कुछ दर्शाता है तो कच्ची सड़क, ठीक है। और ये अगर ऐसा कुछ देखते हो तो ये मंदिर, और ऐसे मार्क्स अगर दिखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ऐसा कुछ दिखता है तो मस्जिद, ऐसा कुछ दिखता है तो राज्य, ये अगर दिखे तो गिरजाघर, ठीक है। ऐसा कुछ दिखे तो जिला, ये दिखे तो सड़क पुल, ये दिखे तो नदी, ऐसा दिखे तो पेड़, या ऐसा दिखे तो नहर, ये दिखे तो घास, ठीक है। चलिए अब आगे और भी कुछ जानकारी है जिसे जान लेते हैं। तो अब हम जानेंगे रंग और चिन्ह के बारे में। जैसे नक्शे में रंग और चिन्हों यानी प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए इसमें एक रूपता रखी गई है। जैसे जलाशय का कलर, आप कैसे समझोगे कि जो डिजाइन बना हुआ है, जो मार्क्स बना हुआ है वो जलाशय ही है, तो वहाँ पे जिस कलर का प्रयोग किया जाता है, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कुछ अगर आपको मानचित्र में दिखता है तो आप क्या समझोगे कि जलाशय की बात हो रही है, ठीक है। भूरे रंग से पर्वत को दर्शाया जाता है, पीले रंग से पठार को, और हरा रंग से मैदान को, ठीक है। तो बस इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है, जो कि आप सभी ने जान लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही, और बाकी आगे के चैप्टर को आई थिंक मुझे इसी में पढ़ा देना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत भी करते हैं, ठीक है। अगला वीडियो बनाने से अच्छा है कि इसी में आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 8, हमारा राज्य बिहार, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अपने बिहार के बारे में, ठीक है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है, ठीक है। और नीचे जाएंगे, बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। गुरुजी ने बच्चों के सामने सवाल रखे और कहा, सोच समझकर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। तो आई होप आप सभी को बिहार मिल गया है। तो ये पूरा फैला हुआ नहीं है, बस मैंने ऐसे ही मार्क किया, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूट सा प्यारा सा बिहार, ठीक है, और हमें बिहारी होने पे गर्व है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। पूर्वी भारत, इस लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लेना, जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से
दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जिन्हें हम पड़ोसी राज्य कहते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य की पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। ठीक है, अब आगे प्रशासनिक सीढ़ियाँ। इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 यानी 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये बिहार के जिले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। और मुझे लगता है मैपिंग शीट भी आती है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं ऐसे बिहार और इंडिया सबकी जो मैप शीट खरीद के लाती थी और ब्लैंक, ठीक है, और उस पर मैं खुद से फिलअप करती थी कौन से राज्य कहाँ है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आप लोगों को मैपिंग करना भी आसान हो जाता है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेते हो। तो आप लोग भी जाओ, ये जो शीट है मैप शीट लेकर के आओ और उसे फिल करो, और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जलवायु को जान लेते हैं। तो बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी होती है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। गर्मी का मौसम, इसमें क्या है कि गुरुजी ने पूछा है, टीचर्स ने पूछा कि कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है, और आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि गर्मी आ चुकी है। ठीक है, रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजार, घर, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज हवा एवं आंधियाँ चलती है, जिसे लू कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्षा का मौसम, ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि वर्षा का मौसम आ गया है? तो महेश बोलता है, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाता है। इसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, कढ़ी, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियां हैं। तो बाढ़ का जो सोर्स है, जो कारण है, गुरुजी किसको बताते हैं? इन सारी नदियों को बताते हैं, जिनका उद्गम नेपाल में है। ठीक है, तो इन सारी नदियों का उद्गम कहाँ से है? तो नेपाल में है। तो अभी जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है, आप सभी को तो पता ही होगा, 3 जो ऑप्शन जो पूछे जाते हैं, और अब तो ई भी जो ऐड किया गया है वो भी मैंडेटरी हो गया है, उसको टिक करना। ठीक है, तो ऐसे ही 2 नदी किसी और ऑप्शन में, 2 नदी किसी और ऑप्शन में। कोसी तो लगभग सभी को पता है कि नेपाल ही उद्गम है, बट और सारी नदियाँ बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, जो लोग अगर इस बुक को नहीं पढ़े होंगे तो। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो बिहार SCRT तो पढ़ो ही, साथ में NCRT भी पढ़ो। ठीक है, चलिए, सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। यानी अब आइए हम लोग जानेंगे दोहरी जिंदगी के मायने। ठीक है, गुरुजी समझाते हैं कि किसके बारे में बात करते हैं? तो सहरसा जिले के एक किसान के बारे में बात होती है, और वो बताते हैं कि जब वो उस किसान से मिलते हैं तो किसान क्या बताता है।
तो किसान जो बताता है ये है कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और अस्परों पर रहने चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनकी मवेशियों को बहा ना ले जाए। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाता है, जो जलावन के काम आते हैं। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांवों एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वे घर की देखरेख करते हैं या काम की चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती है। पानी उतरते ही वापस गाँव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्रीकंद, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। ठीक है, लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता। कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। यह जल लगभग 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। टाल क्षेत्र का एक गाँव, पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा, फतुआ से बढ़ैया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। ठीक है, बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाकों में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपेंगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? रामधनी, यही नाम था उस आदमी का, जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे यह ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और जमीन दलदली होती है, तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। ठीक है, क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मेड़? हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं है। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते हो? वह बताने लगा, पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होता है। फसल तैयार होने पर अपने जमीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की जबरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाटने वाली कई मिलें भी हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है? हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। पता कीजिए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब जाड़े के मौसम के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो टीचर जो है बात की शुरुआत करते हैं। इससे पहले ही संजय बोल पड़ता है, जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है, इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं। गरम गरम चाय सबको भाती है। उनकी बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहन कर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। ठीक है, यह सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? टीचर ने पूछा। अब सब चुप हो गए। मुस्कुराते हुए टीचर बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला आता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। ठीक है, वैसे आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा मौसम जो है अच्छा लगता है, गर्मी, ठंडी या बरसात? ठीक है, और क्यों अच्छा लगता है ये भी आप लोग बताना। ठीक है, पढ़ाई में सिर्फ पढ़ते रहो से इतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप शेयर करते हो तो पढ़ाई करने में
और भी अच्छा लगता है और इंटरेस्ट आता है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कृषि व्यवसाय के बारे में। ठीक है, गुरुजी ने कहा, बच्चों तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। गाँव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है, यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इन फसलों को कारखानों में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन, बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों के भी कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है। ठीक है, चलिए अब तंबाकू से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने देखा है पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, कभी सोचा है? टीचर ने पूछा इस तंबाकू के बारे में। बातें चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन जो टीचर हैं साथ में नारायण लाल को ले आते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि सरेसा तंबाकू की जानकारी लेते हैं। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास गाँव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रख कर तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। एक सीध में एक एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। चूँकि सरेसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, मीठी चीनी कहाँ से आती है? वैसे चीनी तो मीठी ही होती है, बट मीठी चीनी मीन्स क्या? गुरुजी पूछते हैं, गुड़ और चेला चीनी। गुरु गुड़ और चेला चीनी। ठीक है, यह मुहावरा हम रोजाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है गुड़ और चीनी कहाँ से आती है? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज में ऐसे ही बताने वाली थी कि वैसे मेरा होम टाउन भी गोपालगंज ही है, तो ये जो गन्ने की खेती मैंने वहाँ पे देखी है, तो इस वजह से ये पॉइंट जैसे ही आया मेरे दिमाग में आ गया था कि गोपालगंज। चलिए, यहाँ पश्चिमी चंपारण पहुँचना होता है और एक अलग ही बात होती है। अब मैं खैर आफ्टर मैरिड मैं कहीं और हूँ, ठीक है, लेकिन जो आपकी जो यादें हैं ना उस जगह से, दोस्तों के साथ मतलब ऐसे ही बंक मारना और घूमने चले जाना, तो मतलब गोपालगंज की हर एक गलियों से मुझे प्यार है सच में। और प्यार है, फिर भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है वहाँ गए, और आई होप कि गोपालगंज मुझे बहुत जल्दी बुलाए। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पश्चिमी चंपारण पहुँचना होता है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं और वे चीनी मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है? और ये पूछता है टीचर से कि यही सच है ना?
तो टीचर बोलते हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती हैं और उन्हें नगद पैसा भी दे देती हैं, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजा कर नगदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती हैं और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुँचती है। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। गुरुजी आगे बोले, वहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किराए पर देते हैं। गन्ने का उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में है, वहाँ चीनी मिलें भी है और चॉकलेट भी बनती है। ठीक है, वह जब भी आती हैं हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती हैं। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। चलिए, अब टिफ़िन का समय हो गया और सभी लोग चले गए। तो अब हम लोग बातें करेंगे आगे के लिए। आगे वन्य प्राणी की बात करेंगे। बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी। और आपने ये सुना भी होगा कि जब सिकंदर ने हमला किया था तो उसका जो ड्रीम था पूरे भारत पे कब्जा करना, बट ये पूरा नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि इन हाथियों की वजह से उसके जो सैनिक थे वो काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीतने का जो व्रत लिया था, मीन्स प्रण लिया था। ठीक है, तो यही और उस प्रण को पूरा करने के लिए वो लोग काफ़ी देश देश होकर आ रहे थे। सभी जो भी रास्ते मिलता था तो उस देश के राजाओं को हराकर वहाँ पे फिर अपनी जो मतलब कुछ लोग वहाँ पे बैठा कर तो अपने शासन को आगे की ओर बढ़ाते हुए, और सिकंदर जब भारत पहुँचा तो आप लोग को पता ही है पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई थी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। झेलम नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। अब जो ये जो जीत वाली बात है किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगी इसके पीछे के फैक्ट्स। ठीक है, तो बस इतना जान लेते हैं। तो बिहार उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध पे और ऐसी अफवाह फैली कि वहाँ पे ऐसे हथियार हैं जिनसे तो हम लोग मतलब जीत ही नहीं सकते हैं। तो और पोरस के जो सैनिक थे पहले से ही थके हुए थे और अब वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने जब ऐसा कुछ र्यूमर सुना तो वो ऐसे ही डर गए और मगध जो है बच गया। मगध क्या बच गया, अगर सिकंदर आता तो सिकंदर हार जाता। ठीक है, तो सिकंदर बच गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू और हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभयारण्य और इसके गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नील गायों को दौड़ाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें गेहुअन यानी कि कोबरा, करैत, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के काबर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देशी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन यानी प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतनी है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है।
फिर सभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहे, यही सबका सपना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, और गोपालगंज वालों आप लोग खास करके चलो ठीक है।